चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है टारगेट कॉस्टिंग, इसका क्विक रिवीजन मैराथन के साथ। अब देखना मेरा सबसे पहला बात, टारगेट कॉस्टिंग का मतलब क्या। अब जैसा कि नाम खुद यहां पर इंडिकेट कर रहा है, यहां पे मेरे को टारगेट कॉस्ट निकालना है। टारगेट कॉस्ट का मतलब क्या, पहले से हम लोग डिटरमाइन कर रखेंगे कि कितना में हम बेच सकता है और उसके बेसिस पे उल्टा कैलकुलेशन करते निकालेंगे, अगर उतना में मुझे बेचना और कुछ प्रॉफिट भी कमाना है, खर्चा क्या लगना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेगा, प्रोडक्ट को डिजाइन करेगा। इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड में लेकर जाए, 2 मिनट का खाली, मैराथन में बहुत डिटेल का तो बैकग्राउंड जरूरत नहीं है। देखो, अब एक जमाना था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, एक होता है टारगेट कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में सबसे पहले हमारा कंपनी क्या करता है, ये अज्यूम करता है कि भाई जो हम बनाएगा ना, बायर को वही लेना पड़ेगा। तो हमारे ट्रेडिशनल के अंदर में हमारा कंपनी ये बात अज्यूम करता है कि भाई मेरा मार्केट है, बाजार मेरा है, जो हम बना कर देंगे बायर को खरीदना पड़ेगा। तो यहां पर वो चलता है सेलर्स मार्केट। ठीक, यहां चलता है सेलर्स मार्केट। अब सेलर मार्केट के अंदर में सबसे पहले वो क्या करता है, जो हमारे कंपनी के इंजीनियर लोग हैं, वो लोग क्या करता है, अपने हिसाब से डिजाइन बनाता है कि जो भी प्रोडक्ट बेचेगा उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो पहले वो डिजाइन बनाया, अब डिजाइन को बनाने के लिए कितना खर्चा लगा वो एस्टिमेट किया, इसके बाद ये जोड़ने वाला है प्रॉफिट, क्या मिलने वाला है, सेल या सेलिंग प्राइस। अब ऑब्वियस सा बात है, हमारा जो कस्टमर ऐसा सेलिंग प्राइस को अफोर्ड कर सकता है वो तो खरीद पाएगा, जो अफोर्ड नहीं कर पाता है वो नहीं खरीद पाएगा। तो ये तो चीज बड़ा गलत है। अब ट्रेडिशनल वाला पता है किस इंडस्ट्री में अप्लाई करेगा, जहां पे बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, BMW, ऑडी, ये सब, जहां बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कि भैया जो सेलर देगा बायर उतना में खरीदने को तैयार है। उस तरह के लोग नेगोशिएट जाके नहीं करते कि थोड़ा कम कर दो ना, 1000-1500 रुपए, वो लोग करते नहीं है। जो सेलिंग प्राइस है वो जाकर खरीद लेगा और उसको इंटरेस्टेड है। आज मान लो रोलेक्स का घड़ी हो गया, बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ब्रांड लॉयल्टी है, यहां उतना कंपटीशन नहीं है, तब इस केस में ये वाला फंडा चलेगा जहां पे कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के सेल निकाला जाए। पर भाई आजकल के जमाने में मैक्सिमम चीज में चलता है परफेक्ट कंपटीशन, और अगर परफेक्ट कंपटीशन लगता है, परफेक्ट कंपटीशन रहता है, तो हमारा जो बायर है ना, वो एक सेलिंग प्राइस, एक रेट से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं है। कारण क्या, और ये कंपनी नहीं दिया उसका कॉम्पिटिटर दे देगा। तब इस केस में जब परफेक्ट कंपटीशन है और किसी ब्रांड के प्रति भयंकर वाला लॉयल्टी नहीं है, तब इस केस में हमारा कंपनी अपना सेलिंग प्राइस कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ के नहीं सेट करेगा, वो पहले सेलिंग प्राइस सेट करेगा कि भैया बाकी कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, हम उससे ज्यादा तो नहीं जा सकते। यानी यहां पर ये देखेंगे कि भाई बायर कितना रुपया देने को तैयार है, मेरे को उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करके अपना प्रॉफिट कमाना है। तो ये था सेलर्स मार्केट। पता है ये क्या बनने वाला है, बायर्स मार्केट। अब बायर मार्केट में क्या करते हैं, सबसे पहले टारगेट सेलिंग प्राइस क्या है वो निकालते हैं, टारगेट सेलिंग प्राइस निकालते हैं। अब जो भी बेचेंगे कुछ तो कमाने के लिए बेचे, अदरवाइज थोड़ी सोशल सर्विस करने के लिए बैठे हैं। तो अगला निकालेंगे इसका टारगेट प्रॉफिट क्या है। अब बेचना कितना में मुझे पता है, उसमें कितना कमाना है मुझे पता है, माइनस करते मेरा कॉस्ट मिल जाएगा। तो क्या आने वाला है, टारगेट कॉस्ट। अब एक और टारगेट कॉस्ट आ गया, उसके बेसिस पे क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करेगा। तो देखो यहां पे सारा स्टेप जो था वो ठीक रिवर्स हो गया। तो ट्रेडिशनल पुराने जमाने में हमारा कंपनी, बायर के पास ऑप्शन नहीं है, जितना में बेचा ले ले, पर आजकल के जमाने में बायर के पास ही ऑप्शन है। तो जो हमारा कंपनी या सेलर है वो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करेगा। और बाई चांस ये अपना निकाला है एस्टिमेटेड कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट से कहीं ज्यादा है। टारगेट कॉस्ट मान लो एग्जांपल 15 में बेचना है, 15 लाख या 15 रुपया पर यूनिट, प्रॉफिट कमाना है 2 रुपया पर यूनिट, टारगेट कॉस्ट है 13 पर यूनिट, पर इसने एस्टिमेट किया इसका 14.5 लग रहा था, तो भाई 1.5 रुपया बचा ले, नहीं तो तेरा प्रॉफिट जो सोचा हुआ आएगा नहीं। अब 1.5 रुपया कैसे बचा, इसके लिए बहुत तरीका है, जैसे वैल्यू एनालिसिस हो गया, वैल्यू इंजीनियरिंग हो गया, काइजन हो गया, जिट हो गया। तो ये सब के द्वारा वो क्या करेगा, अपने कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट तक पहुंचाने का ट्राई करेगा। अब जितना भी डिफरेंस आया ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट, इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, कॉस्ट गैप। डन है। तो अब जरा देखिए हमारा इसमें क्या है। तो टारगेट कॉस्टिंग में स्टेप्स क्या रहेगा, यहां ठीक उल्टा चलते हैं। यहां पे प्रारंभ किससे करने वाले हैं, टारगेट सेलिंग प्राइस से, माइनस करेंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आइदर एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस रहेगा, यह एक आरओआई के टर्म्स में रहेगा। आरओआई का फुल फॉर्म क्या रहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी मान लो एग्जांपल है, मेरा इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, मेरा इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10 लाख, मेरा इच्छा है 15% कमाने का, यानी कुल मिला के 1.5 लाख कमाना है। पर 1.5 लाख रुपया हर एक प्रोडक्ट को बेच के थोड़ी कमाना, तो टोटल में कमाना है, डिवाइडेड बाय जितना यूनिट्स वो बनाकर बेचेगा, ताकि ये पता चले प्रॉफिट पर यूनिट क्या आने वाला है। मान लो 75,000 यूनिट्स बनाकर बेचेगा, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, 2 रुपया पर यूनिट।
तो पहला टारगेट सेलिंग प्राइस, अगला टारगेट प्रॉफिट, माइनस करते ही मिलेगा टारगेट कॉस्ट। कैसे आएगा भाई? टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अब इसके बाद एस्टिमेट करेगा उसके हिसाब से कॉस्ट क्या लगना चाहिए, एस्टिमेट करेगा। जो डिफरेंस आया वो क्या है? कॉस्ट गैप। करेंट कॉस्ट क्या सोचा, जैसे मेरे एग्जांपल में 14.5 रुपया, टारगेट कॉस्ट क्या है 13 रुपया, तो कॉस्ट गैप कितना आया 1.5 का। अब ऑब्वियस बात है मेरा टारगेट क्या रहेगा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, इस कॉस्ट गैप को कम से कम करे, आइडियलिस्टिकली जीरो कर दे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मिनिमाइज कॉस्ट गैप, प्रेफरेबली बी टू जीरो। अब ये कॉस्ट गैप को कम करने के लिए कई सारा स्टेप लेगा, जैसे एग्जांपल वैल्यू एनालिसिस करेगा। वैल्यू एनालिसिस मतलब क्या? हमारा कंपनी सोचेगा यार जो भी खर्चा कर रहा है इसमें बहुत तरह का काम के लिए कर रहा है, तो इसमें वैल्यू एडेड क्या है, नॉन वैल्यू एडेड क्या है। वैल्यू एडेड वो हो गया जो हमारे प्रोडक्ट के क्वालिटी को एनहांस करे, सर्विसेज को एनहांस करे, जिसके लिए कस्टमर रुपया देने को तैयार है। अगला नॉन वैल्यू एडेड क्या है? जिसके लिए भैया कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता, बेफालतू खर्चा किया जा रहा है। तो जो बेफालतू खर्चा किया जा रहा है वो क्यों करना है? बचा ले। अगला है मेरा वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग के अंदर में क्या करेंगे? रीडिजाइन करेंगे प्रोडक्ट को। जो बेफालतू में बड़ा महंगा प्रोडक्ट बना, महंगा कंपोनेंट यूज कर रहे थे, उसको थोड़ा रीजनेबल रेट विदाउट इंपेयरिंग क्वालिटी को हम लोग यूज करेंगे। मेरा अगला है काइजन। काइजन का मतलब क्या रहेगा? स्मॉल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यानी पहले मान लो स्क्रैप जनरेट होता था मैन्युफैक्चरिंग के दौरान 10%, तो कुछ ऐसा तरीका लेकर आए, इनोवेशन लाए, वर्कर का एफिशिएंसी बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, नया मशीन लाए, जो धीरे धीरे इस लॉस को कम करते जाए। तो स्मॉल इंप्रूवमेंट है कंटिन्यूअसली, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहेगा। मेरा अगला है जेट, जो तुम लोग के सिलेबस में भी जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम मतलब क्या? जब रॉ मटेरियल चाहिए उसी समय मंगाओ। पहले से दुनिया भर का मांगे के बैठ गए, फालतू में कैरिंग कॉस्ट लगेगा, रेंट लगेगा, वो सब तो बचाओ। तो जैसे तुम लोग ये सारा स्टेप लेगा, हमारा जो फालतू में एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था वो कम हो जाएगा, टारगेट कॉस्ट के बराबर शायद आ जाए। तो बड़ा सिंपल सा बात। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो सेलिंग प्राइस निकालते हैं वो सेलिंग प्राइस सेट कैसे करते हैं? बाकी कॉम्पिटिटर्स लोग क्या सेलिंग प्राइस सेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे। खुद कैसे निकालेंगे? हमको पता ही नहीं क्या निकालना चाहिए। और मैंने क्या बोला? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है, और अगर ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है तो कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, और अगर बहुत सारे हैं तो सब कोई सेलिंग प्राइस चार्ज कर रहा है, तो यह निकाल उनका सेलिंग प्राइस क्या। और अगला, अगर बाई चांस कोई एक कॉम्पिटिटर ऐसा है जिसका सेलिंग प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो कुछ अलग से उसी का खर्चा लग रहा है, यानी कोई स्पेसिफिक कॉस्ट खाली एक कंपनी का लगता है, वो मेरा खर्चा ही नहीं लगेगा, वो खाली उसके लिए खर्चा है, नॉट माई खर्चा। तो ये अगर वो उसके लिए खर्चा है तो उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा भी होना चाहिए। पर मेरा खर्चा नहीं है तो मेरे पास अधिकार नहीं हो सेलिंग प्राइस ज्यादा रखने का, तो हम क्या करेंगे? जितना उसका खर्चा है उतने अमाउंट को माइनस कर देगा। मान लो कॉम्पिटिटर का सेलिंग प्राइस है 100 रुपया, पर वो 100 रुपया क्यों है? क्योंकि वो 5 रुपए का कोई स्पेशल पैकेजिंग करके देता है जो हम नहीं करता, नाम करता है, नाम कर सकता है। तब उस केस में उसका सेलिंग प्राइस 100 इसलिए क्योंकि वो 5 रुपए का अपना खुद का एक्स्ट्रा खर्चा किया जो मैं नहीं करता। मैं नहीं करता तो मेरे लिए टारगेट सेलिंग प्राइस 100 हो भी नहीं सकता, मेरे लिए क्या होना चाहिए? 95। फिर माइनस करेंगे, मुझे क्या प्रॉफिट कमाना है, मुझे क्या मिलेगा? टारगेट कॉस्ट। तो एक छोटा सा बात लिखा हुआ है, कोई अगर स्पेशल कॉस्ट इज इनकर्ड ओनली बाय कॉम्पिटिटर बट नॉट बाय आवर कंपनी, देन वी शुड रिड्यूस सच कॉस्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग टारगेट कॉस्ट। यानी जैसे ही सेलिंग प्राइस लेंगे उसमें सबसे पहले उसे माइनस कर देंगे, उसके बाद हम लोग अपना टारगेट कॉस्ट निकालेंगे। तो सही बताए, इससे ज्यादा बोलने लायक ये चैप्टर में कुछ है नहीं, अब मेन बस खाली क्वेश्चंस करना है। चलो डन। तो एक बेसिक बैकग्राउंड सेट है, इससे ज्यादा टाइम डिजर्व करता नहीं है। स्टार्ट करते हैं हमारे इसके क्वेश्चंस के साथ। अब आई थिंक हम लोग 7 क्वेश्चंस करने का हमारा टारगेट है, जिसके अंदर में 3-4 अच्छा क्वेश्चन है, बाकी तो वेरी इजी क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। देख क्या लिखा है? दी ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एबीसी लिमिटेड आर 53। कॉस्ट लगता है एक यूनिट को बनाने का 53। प्रेजेंटली आज के दिन द कंपनी प्रोड्यूसेस ओनली 600 यूनिट पर एनम टू सेल एट 55 पर यूनिट ड्यू टू हार्ड कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। यानी आज के दिन 55 में बेचता है, खर्चा लगता है 53, कितना यूनिट? 600। ठीक है, यानी प्रॉफिट क्या कमा रहा है? 55 माइनस 53, 2 रुपया पर यूनिट, और 600 यूनिट पे कितना कमा रहा है? 1200। ठीक है, बट विद एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज टू 1000 यूनिट इफ एडिशनल प्रोडक्शन कैन बी सोल्ड इन द मार्केट।
पर प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत है, हम 1000 यूनिट तक बेच सकता है। The company accordingly introduced target costing on market research, new design for product and changes in the process so that costs are brought down substantially and market share can be increased। पूरा ज्ञान चल रहा है। देख इस लाइन में एक भी नंबर नहीं था ना, कोई काम का नहीं था। अब द एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट ईयर आर एज अंडर। अब देखो टारगेट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 50, टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ है 10% ऑन सेल, तो यह 50 रुपए है टारगेट सेलिंग प्राइस, टारगेट प्रॉफिट है 10% ऑन सेल, तो 50 का 10% क्या होता है 5, तो पता है मेरा टारगेट कॉस्ट क्या आ जाएगा 45, और मेरा यूनिट कितना हो जाएगा 900 यूनिट बेच देंगे। कैलकुलेट करना है टारगेट कॉस्ट पर यूनिट 45 एंड टारगेट कॉस्ट फॉर द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम। हर एक यूनिट में 45 का टारगेट कॉस्ट है, तो 900 यूनिट में कितना आएगा 900 इंटू 45 कितना आएगा 40,500 और टारगेट कॉस्ट पर यूनिट है 45। वेरी इजी। अब कैलकुलेट का कंपेयर करना है एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को टारगेट प्रॉफिट के साथ। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट क्या था अभी हम जस्ट निकाला था, 53 की चीज को 55 में बेचते हैं 2 रुपया कमाए, कितना यूनिट है 600, यानी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट क्या है 600 इंटू 2 1200। मेरा टारगेट में प्रॉफिट क्या है जरा देख 5 रुपया पर यूनिट, कितना यूनिट है 900, तो टारगेट प्रॉफिट क्या है 900 इंटू 5 45। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, साथ में एक खत्म। अब अगला करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 4 पार्ट है और ये भी ठीक है, इजी है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा हुआ है, डेस्कटॉप कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल 7500 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। हमारा कंपनी 7500 यूनिट बनाकर बेचता है। मेरा फुल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 100 रुपया। ध्यान देना वर्ड है फुल कॉस्ट, फुल कॉस्ट, खाली वेरिएबल नहीं, खाली फिक्स्ड नहीं, फुल कॉस्ट यानी फिक्स्ड वेरिएबल मिलाकर टोटल कॉस्ट। द कंपनी हैज फिक्स्ड इट्स प्राइस सो एज टू अर्न अ 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9 लाख। प्रॉफिट कमाने का इच्छा है भाई का 9 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, उस पर 20%, तो 9 लाख रुपए का 20% अगर कैलकुलेट करोगे ये आने वाला है 1,80,000। चलो ठीक है। अब मुझे पहला पार्ट में कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट फ्रॉम द अबव, और बाद में कैलकुलेट करना है मार्कअप परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है ऑन फुल कॉस्ट। अब देख जब सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल रहे हैं तो ट्रेडिशनल बात चल रहा है, कॉस्ट पता है, प्रॉफिट क्या कमाना है तो ऐड करके सेलिंग प्राइस मिलेगा। पर अगर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट देता तो टारगेट कॉस्टिंग लगाते, टारगेट कॉस्ट निकाल के उल्टा। चलिए काम करें, हर एक पार्ट फटाफट कैलकुलेट करते हुए चले। तो पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है। फुल कॉस्ट पर यूनिट है 100 रुपया, मेरा ऐड करेंगे प्रॉफिट कितना कमाना है 9 लाख रुपए का 20% होता है 1,80,000, ये तो टोटल प्रॉफिट है। पर मुझे निकालना है पर यूनिट, डिवाइड करेंगे 7500 से। एक बार देखना ये मेरा वैल्यू कितना आने वाला है 24। तो जैसे ही टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया मेरे को क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आएगा 124। तो पहला पार्ट में निकालना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट डन, और वापस से कैलकुलेट करना है कितना मार्कअप परसेंटेज है यानी प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट क्या था 24 रुपया, अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ऑन कॉस्ट, तो डिवाइड भी करेंगे कॉस्ट से, परसेंटेज के इंटू 100 कितना आ जाएगा 24%। वेरी इजी। अब मेरा अगला है पार्ट 2, जरा देखिए पार्ट 2 में क्या लिखा है। इफ द सेलिंग प्राइस एज कैलकुलेटेड अबव, यानी भैया जो तुमने जस्ट अभी ऊपर सेलिंग प्राइस निकाला माने 124 रुपया, ये रिप्रेजेंट करता है क्या चीज को, मार्कअप ऑफ 40% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। यानी मेरा जितना वेरिएबल कॉस्ट है उसका 40% जोड़ के सेलिंग प्राइस आता है, जितना मेरा वेरिएबल कॉस्ट है उसका 40% जोड़ के सेलिंग प्राइस आता है। तो मुझे कैलकुलेट करना है वेरिएबल कॉस्ट क्या रहा होगा। कैसे करें, 2 तरीका, आइदर वेरिएबल कॉस्ट को 100 मान लो या वेरिएबल कॉस्ट को x मान लो, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट मुझे निकालना है, बोलता है जितना भी वेरिएबल कॉस्ट आएगा मार्कअप या प्रॉफिट क्या है उसका 40% ऑन वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका 40% होगा।
और क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस पर, वो वही है जो ऊपर में कैलकुलेट किया यानी 124 है। तो पहला तरीका, अगर इसको 100 मान लिए तो ये 40% जोड़कर आएगा 40, यानी आएगा 140, यानी ये 124 140 के बराबर है, तो 100 के बराबर क्या होगा? तो कैसे मिलेगा? 124 140 के बराबर है, तो 100 के बराबर क्या आने वाला है भाई? 88.57। ये पहला तरीका। ये अगला तरीका क्या है? हम लोग क्या करें, वेरिएबल कॉस्ट को x मान ले, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट x है, तो यह प्रॉफिट कमाना है 40% ऑफ x, यानी 0.4x। ये दोनों मिलाकर किसके बराबर होना चाहिए? सेलिंग प्राइस, वो क्या था? 124, यानी 10 प्लस 10 मिलाकर आएगा 1.4x इक्वल टू 124। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 124 डिवाइडेड बाय 1.4 कितना आएगा? 88.57। ठीक है, नॉर्मल, नॉट डिफिकल्ट। अब मेरा अगला है पार्ट 3। मेरा अगला है पार्ट 3। देखिए क्या है, कैलकुलेट करना है कंपनी का इनकम, कितना इनकम कमाया मैंने, प्रॉफिट क्या कमाया। और मान लो ये अपना सेलिंग प्राइस को चेंज करके 115 कर दे, और इस प्राइस में मान लो हमारा कंपनी कितना यूनिट बेचा है? 6750। प्रॉफिट निकालना है, इक्वेशन वही है। जब सेलिंग प्राइस बोले कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कैलकुलेट करने बोले सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट, और यहां पे मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सेल में माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या मिलेगा? प्रॉफिट। इक्वेशन तो वही है हर जगह। अब एक काम करें, देख 6750 यूनिट बनाना है, सेलिंग प्राइस दिया 115, सेल वैल्यू मिला, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का था 88.57, तो जितना यूनिट बनाना इंटू 88.57 मुझे वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। फिक्स्ड नहीं, अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा? ध्यान है, कुछ देर पहले टोटल कॉस्ट दिया हुआ था 100 रुपया, इससे माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। पर ध्यान देना, मेरा टोटल कॉस्ट 100 रुपया पर यूनिट तब था जब इतना यूनिट बेचे थे, तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो पर यूनिट आया वो पता है कितने यूनिट पे आया है? इतने यूनिट पे आया है। तो जैसे ही पहले फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आया ना, हमेशा तुरंत यूनिट से मल्टीप्लाई करना जिस यूनिट पे कैलकुलेट किया गया, तब पता चलेगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू क्या था। तो और हम लोग इसका इनकम स्टेटमेंट बनाए, कैसा बनेगा? सेल कितना आएगा? 6750 यूनिट बेचा 115 पे, 776250 माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देख जस्ट अभी पार्ट 2 में निकाले 88.57, तो भैया 6750 में क्या लगेगा? 6750 इंटू 88.57 597। यहां तक कंट्रीब्यूशन आया, पर वो निकालने का फायदा नहीं, सीधा फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दे, प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा? टोटल कॉस्ट पर यूनिट था 100 रुपया, भैया इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 88.57, तो जो बाकी बचा वही तो फिक्स्ड कॉस्ट आया। तो 100 में से 88.57 माइनस किए, कितना मिलेगा? 11.43 पर यूनिट। अब ये कब आया था? जब मेरा फिक्स टोटल कॉस्ट 100 रुपया पर यूनिट था, और वो कब था? जब 7500 यूनिट बनाए थे। तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 11.43 इंटू 7500, 85725। यानी पता है माइनस करते ही क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा 92677, परफेक्ट है। अब मेरा आखिरी पार्ट है पार्ट 4, जो आई थिंक क्या निकालना है? वो टारगेट कॉस्ट निकालना है, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर लेते हैं। चल लिखा, इन रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटेटिव प्रेशर द कंपनी मस्ट रिड्यूस द प्राइस टू 105 रुपया नेक्स्ट ईयर। अब अगले साल ये अपना सेलिंग प्राइस बना रहे 105 टारगेट सेलिंग प्राइस, इन ऑर्डर टू अचीव सेल ऑफ 7500 यूनिट। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, जब इतना यूनिट बेचेगा। मेरा कंपनी वापस से प्लान कर रहा है टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट टू 8,25,000, और ये कमाने वाला है 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मेंटेन्ड। तो बताओ टारगेट कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगा? तो यार टारगेट सेलिंग प्राइस है 105,
टारगेट कॉस्ट निकालना, माइनस करेंगे प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट कैसे आने वाला है? 8,25,000 का इन्वेस्टमेंट है जिसपे 20% कमाना है, तो 8,25,000 का 20% कमाना है, जो भी आएगा, पर ये तो टोटल में आया, मुझे पर यूनिट चाहिए। डिवाइड कितने यूनिट से करेंगे? 7,500। आई थिंक आएगा 22, तो माइनस करते क्या मिलेगा? टारगेट कॉस्ट पर यूनिट जो आने वाला है 83। डन। पहले वाले से बेटर था बट स्टिल ये भी इजी था। हाँ करेक्ट, ओनली आरओआई वाला था। चलो अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे मैराथन वाले बुकलेट का। ये क्वेश्चन है तो इजी, पर ये क्वेश्चन में एक गलती है और जो गलती है ना वो हम बता देंगे गलती क्या है, पर इंस्टीट्यूट ने कैसे किया वो भी बता देंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, एस्क्लीन कंपनी हैज द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 80,000 यूनिट। भाई हमारी कंपनी के पास कैपेसिटी 80,000 यूनिट बनाने का। प्रेजेंटली ये 20,000 यूनिट बनाकर बेचता है एट द रेट 100 रुपया करके। ठीक है, 20,000 यूनिट बेच रहे हैं 100 के रेट में, पर कैपेसिटी 80,000 का था। अब आगे होता है डिमांड इज सेंसिटिव टू सेलिंग प्राइस। डिमांड बड़ा सेंसिटिव है सेलिंग प्राइस से, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है, फॉर एवरी रिडक्शन ऑफ ₹10 इन सेलिंग प्राइस द डिमांड इज डबल्ड। हर 10 रुपए सेलिंग प्राइस को कम कर दो, डिमांड डबल हो जाएगा। तो पहला मेरे को निकालना है टारगेट कॉस्ट क्या रहेगा एट फुल कैपेसिटी यानी 80,000 यूनिट पे, अगर प्रॉफिट कमाना है 25% ऑन सेल। एट फुल कैपेसिटी यानी 20,000 पे नहीं 80,000 पे। तो पहले मेरे को यह जानना है कि 80,000 यूनिट जब बेचेंगे उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होना पड़ेगा। कैसे निकाले? जब सेल यूनिट है 20,000, कब? जब सेलिंग प्राइस क्या था? 100 रुपया पर यूनिट। अब आगे बोलता है हर 10 रुपया सेलिंग प्राइस को कम कर दो, डिमांड डबल हो जाएगा। 100 को 10 रुपया कम कर दो 90, डिमांड डबल होकर क्या हो जाएगा? 40,000। इसको 10 रुपया और कम कर दो 80, डिमांड डबल होकर क्या हो जाएगा? 80,000। और द कैपेसिटी क्या है? 80,000। यानी बताया मेरे को कितना सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा 80,000 को बेचने के लिए? 80 रुपीज पर यूनिट। ठीक, सेलिंग प्राइस आ गया 80, मुझे निकालना है टारगेट कॉस्ट एट फुल कैपेसिटी मतलब 80,000 यूनिट पे। तो सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, क्या कॉस्ट नहीं मिल जाएगा? कैसे मिलेगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 80 माइनस करेंगे प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट क्या है? 25% ऑन सेल। 80 का 25% क्या होता है? 20। तो टारगेट कॉस्ट कितना आ जाएगा? 60 पर यूनिट। वेरी इजी। मेरा अगला पार्ट 2। अब मेरे को असेस करना है कितने कॉस्ट रिडक्शन स्कीम होना चाहिए एट फुल कैपेसिटी। मेरे को निकालना है भैया हमको कितना कॉस्ट रिड्यूस करना पड़ेगा एट फुल कैपेसिटी। इफ एट द प्रेजेंट लेवल 40% ऑफ कॉस्ट इज वेरिएबल एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 36 लाख। इफ एट प्रेजेंट 40% ऑफ कॉस्ट इज वेरिएबल, चलो ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट है 36 लाख। तो पहले मेरे को जानना है टारगेट कॉस्ट क्या होना चाहिए, अगला जानेंगे करंट कॉस्ट क्या होगा, फिर पता चलेगा कॉस्ट रिडक्शन क्या करना है। टारगेट कॉस्ट क्या होना चाहिए तो दिख ही रहा है 60 रुपया पर यूनिट। कितना यूनिट बेचना था? 80,000। तो मेरा टारगेट कॉस्ट कितना आएगा? 80,000 इंटू 60 कितना आने वाला है? 48 लाख। यहां तक ठीक है। अब जानना है मेरा प्रेजेंट में खर्चा क्या लग रहा है। अब प्रेजेंट में खर्चा क्या लग रहा है? दो ही खर्चा लगेगा, एक वेरिएबल कॉस्ट एक फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो दे दिया 36 लाख, बहुत अच्छा काम किया आप। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालना है और वेरिएबल कॉस्ट क्या बोलता है? 40% ऑफ कॉस्ट इज वेरिएबल। जितना मेरा कॉस्ट है उसका 40% वेरिएबल है एट प्रेजेंट। आज के दिन जो चल रहा था उसका 40% कॉस्ट वेरिएबल है। तो पहले मेरे को जानना टोटल कॉस्ट कितना था। कैसे मिलेगा? आज के दिन सेलिंग प्राइस था 100, आज के दिन प्रॉफिट दिया रहता, माइनस कर देते तो आज के दिन का कॉस्ट मिल जाता, उसका 40% हो जाता वेरिएबल। तो बोलेगा कि सेलिंग प्राइस 100 है आज के दिन। हम आज के दिन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लिखा हुआ है इफ एट द प्रेजेंट लेवल।
अब आज के दिन का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 100 पर, आज के दिन का प्रॉफिट नहीं पता। तो मुझे पता है ना, प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन सेल, वो आज के दिन का नहीं, फुल कैपेसिटी पे था। पर सिंस हमारे क्वेश्चन में और कोई प्रॉफिट परसेंटेज है नहीं, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने इसी को आज के दिन का भी प्रॉफिट परसेंटेज मान के आगे बढ़ गया, विच इज नॉट अ वेरी लॉजिकल अजम्पशन। पर और कुछ है ही नहीं तो करेगा क्या बेचारा इंस्टीट्यूट में। कंट्रीब्यूशन को अगर एक्स ले ले, हाँ पर कंट्री, चलो ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 40% ऑफ कॉस्ट है, ऑफ सेल नहीं, ऑफ कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट का 40% है, तब तो वैसे ही वो वापस काम का नहीं। तब इस केस में हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ये 25% ऑन सेल जो है इसी को मान लिया अभी प्रेजेंट में कमा रहे। तो प्रेजेंट में कमा रहे तो 100 रुपया था प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट है 25, यानी टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 75। अब ये 75 का 40% क्या मान लिया है वेरिएबल, तो 75 का 40% मान लिया वेरिएबल, कितना आया 30 रुपया पर यूनिट, और कितना यूनिट बेचना है 80,000, कितना देगा 24 लाख, यानी मेरा प्रेजेंट कॉस्ट कितना है 60 लाख, टारगेट कॉस्ट क्या है 48 लाख, तो मुझे कितना कॉस्ट को रिड्यूस करना है 60 लाख माइनस 48 लाख, क्या आने वाला है 12 लाख। ठीक है, चलिए था पार्ट 2। अब मेरा अगला है पार्ट 3, क्या लिखा हुआ है, इफ रेट ऑफ रिटर्न डिजायर्ड इज 16%, बोलता बताओ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए फुल कैपेसिटी। रेट ऑफ रिटर्न इज 16%, रेट ऑफ रिटर्न इज 16%। अब सोचो ना, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पूछा है, रेट ऑफ रिटर्न पूछा है, यानी बात तो प्रॉफिट का हो रहा है, और वो भी कौन से प्रॉफिट का बात हो रहा है, एट फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी में ध्यान है प्रॉफिट निकाले थे 20 रुपया पर यूनिट, पर यूनिट कितना यूनिट बेच रहे थे फुल कैपेसिटी में 80,000, तो मेरा टोटल प्रॉफिट क्या आ रहा होगा 20 रुपया पर यूनिट था इंटू 80,000, कितना आने वाला है 16 लाख, यानी टारगेट प्रॉफिट है 16 लाख, प्रॉफिट 16 लाख कमाना है टोटल में, और मेरा कितना परसेंट कमाने का इच्छा है 16%, बोलता बता इन्वेस्टमेंट क्या वैल्यू क्या रहेगा। तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे निकालते तो क्या रहता, जितना इन्वेस्टमेंट है उसका आरओआई वो आता इसके बराबर, तो क्या इससे मुझे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, कि कैसे मिलेगा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 16 लाख डिवाइडेड बाय 16%, तो देखना मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना आएगा 16 लाख डिवाइडेड बाय 16%, जो कितना आने वाला है 1 करोड़। क्या मैंने सही लिखा, परफेक्ट है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग का था, जिसमें कुछ बुद्धि लगाना था। चलो ठीक है, अब बस हमारा 1 2 3 4 क्वेश्चन, दैट्स इट। अब मेरा फोर्थ वाला क्वेश्चन दिखने में थोड़ा अजीब सा है, पर यकीन मानो करने में महामासूम है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इस चैप्टर में ओवरऑल सब इजी है वैसे देखे तो। क्या लिखा है, मेरा बैग मैन्युफैक्चरर सेल देयर प्रोडक्ट एट 1000 रुपया पर यूनिट, भाई बेचता है 1000 रुपए के रेट में। देयर कॉम्पिटिटर्स आर लाइकली टू रिड्यूस द प्राइस बाय 15%, पर इसके कॉम्पिटिटर्स लोग 15% कम करने वाले हैं, और कॉम्पिटिटर कम करेंगे हमको भी कम करना पड़ेगा। अब आगे, बैग मैन्युफैक्चरर्स वांट टू रिस्पॉन्ड अग्रेसिवली बाय कटिंग प्राइस बाय 20%, बोला अच्छा कॉम्पिटिटर लोग 15% कम किया, हम 20% कम करेंगे, तो आज के दिन 1000 में बेच रहा था, ये 20% कम कर देगा, तो 1000 में 20% कम करते ही पता है कितना बेचने वाला है 800 रुपया पर यूनिट। ठीक है, और आगे एक्सपेक्ट करता है प्रेजेंट वॉल्यूम में 1,50,000 यूनिट पर एनम विल इंक्रीज टू 2 लाख यूनिट, तो टारगेट सेलिंग प्राइस है 800, टारगेट में सोच रहा है कितना यूनिट बना के बेचने वाला है 2 लाख, सेल वैल्यू मिल जाएगा 2 लाख इंटू 800। अब आगे बोलते हैं कि कैसा क्वेश्चन है ये लोग, कभी बैग मैन्युफैक्चरर है, कभी बीसी मैन्युफैक्चरर, कभी बीसी जीएम बन गया, ये इवेंचुअली सब एक ही है। वांट टू अर्न अ 10% टारगेट प्रॉफिट ऑन सेल, भाई को प्रॉफिट कमाना है 10% टारगेट प्रॉफिट ऑन सेल, तो जितना भी सेलिंग प्राइस है उसका 10% इसको कमाने का इच्छा है, 800 का 10% होता है 80,
यानी टारगेट कॉस्ट आएगा 720 रुपया पर यूनिट। बेस्ड ऑन ए डिटेल्ड वैल्यू इंजीनियरिंग द कंपैरेटिव पोजीशन इज गिवन बिलो। एग्जिस्टिंग क्या चल रहा था दिया हुआ है और टारगेट में देखो क्या करने वाला है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट शुरू में इतना था पर अब 385 हो गया। अब मेरे लिए ना ये वाला कॉलम रेलेवेंट है, पहले जो था वो तो था, अब क्या होने वाला है मेरे लिए तो रेलेवेंट है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, मशीन कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, पक्का सबको टोटल करके दिया होगा, चेक कर लेना। 385 50 60 मिलाकर 495 आया हुआ है। अब इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स इतना है, पर ऑर्डर इतना लगा, तो 21,250 इंटू 80 लगेगा। टेस्टिंग आर है 30 लाख, हर आर में 2 लगा, 30 लाख इंटू 2 लगेगा। यूनिट रीवर्क है 13,000, हर यूनिट पे 100 लगा, 13,000 इंटू 100 लगेगा। तो मेरा ये सारा खर्चा पर यूनिट था तो यूनिट से मल्टीप्लाई करना। अब ये पर ऑर्डर था तो ऑर्डर से मल्टीप्लाई किए, ये पर आर था तो आर से मल्टीप्लाई किए, पर यूनिट था तो जितना यूनिट रिवर्क हुआ उससे मल्टीप्लाई किए। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर एलोकेटेड यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर, बेचारा खुद बोल भी दिया, जिस कॉस्ट ड्राइवर पे निकाला है उसी पे कैलकुलेट करो। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ऐसा पढ़ते हैं, कॉस्ट ड्राइवर। इसके अलावा अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, फॉर द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम मतलब 2 लाख यूनिट के लिए 2 और खर्चा लग रहा है पर यूनिट 50 एंड 130। 2 पार्ट, पहला कैलकुलेट करना है टारगेट कॉस्ट पर यूनिट एंड टारगेट कॉस्ट फॉर द प्रपोज्ड वॉल्यूम शोइंग ब्रेकअप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। पहले कैलकुलेट करना है टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, वो तो हम लोग ऊपर निकाल ही लिया था शायद। 1000 में 20% कम हुआ, टारगेट सेलिंग प्राइस 800। माइनस करेंगे टारगेट प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट कितना था 10% ऑन सेल, टारगेट प्रॉफिट 10% ऑन सेल, 800 का 10% होता है 80, तो मेरा टारगेट कॉस्ट कितना आने वाला है 720। क्या मैंने सही लिखा? एंड टारगेट कॉस्ट फॉर द प्रपोज्ड वॉल्यूम, देखो तो प्रपोज्ड वॉल्यूम क्या है, एक 50 नहीं है 2 लाख यूनिट है, तो 2 लाख इंटू 720 मिलेगा टोटल टारगेट कॉस्ट। क्या आएगा 144,000,000 14 करोड़ 40 लाख है ना। चलो डन, पहला पार्ट डन। सेकेंड पार्ट में प्रिपेयर करना है टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो इतना सारा कॉस्ट दिया हुआ है ना, पर यूनिट क्या, टोटल में क्या, और बाद में सेल से माइनस करके प्रॉफिट निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन, बस खाली इनकम स्टेटमेंट बनाना है, बना लेते हैं। पहला डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है 385, ऐसे लिखे पर यूनिट एंड टोटल। मेरा डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है 385, और भाई हम आज के दिन कितना यूनिट बनाकर बेचने वाला सोच रहा है 2 लाख, तो कितना लगेगा 2 लाख इंटू 385। भाई क्या आ गया 770 लैक्स है, रुपीज इन लाख कर दे, कैसे करेंगे रुपीज इन लाख, लास्ट का 5 जीरो उड़ा देंगे। मेरा अगला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट है 50, पर यूनिट है 50, तो 2 लाख में क्या आएगा, 2 लाख इंटू 50 कितना आने वाला है 100 लाख। मेरा अगला है डायरेक्ट मशीन कॉस्ट पर यूनिट है 60, मेरा हर यूनिट में लगा 60, तो 2 लाख में लगेगा 2 लाख इंटू 60, 2 लाख इंटू 60 कितना आएगा 120 लाख। वेरी इजी। ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट वाला पोर्शन आया हुआ है, यानी प्राइम कॉस्ट। अब इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, पहला नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब नंबर ऑफ ऑर्डर दिया 21,250, ये नंबर ऑफ ऑर्डर है, हर ऑर्डर में लगा 80, तो 21,250 में 21,250 इंटू 80, ये एक यूनिट का नहीं, सीधा टोटल खर्चा आया है, तो कहीं तो लिखा नहीं पर यूनिट है। ऑर्डर का आएगा 21,250 इंटू 80, 21,250 इंटू 80 कितना आने वाला है 17 लाख।
और अगर पर यूनिट निकाले तो 17 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख 8.5। मेरा अगला है टेस्टिंग आवर। 30 लाख घंटा टेस्ट किया गया, हर घंटे का लगा है 2, तो 30 लाख घंटे का 30 लाख इंटू 2 60 लाख टेस्टिंग आवर के लिए। 30 लाख इंटू 2 60 लाख। कितने यूनिट के लिए? 2 लाख यूनिट के लिए, तो पर यूनिट कितना आने वाला है? 30। मेरा यूनिट वर्क है 13,000, हर एक यूनिट में लगा 100, तो 13,000 में 13,000 इंटू 100, 13,000 इंटू 100 कितना आएगा? 13 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख यूनिट कितना आएगा? 6.5। बोलो मिला के टारगेट कॉस्ट आ जाएगा ना? टारगेट कॉस्ट, सॉरी ये 2 कॉस्ट और बचा है, पीछे बचा है ना? हाँ सर, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट। रिसर्च एंड डिजाइन, ये देख क्या दिया हुआ है? पर यूनिट दिया हुआ है। फॉर एक्सपेक्टेड वॉल्यूम मतलब 2 लाख यूनिट में, तो पर यूनिट है 50, तो 2 लाख यूनिट में 2 लाख इंटू 50। मेरा मार्केट एंड कस्टमर सर्विस है 130 रुपए पर यूनिट, तो 2 लाख में 2 लाख इंटू 130 260। चलो ऐड करते हैं, मेरे को क्या मिलेगा? मेरा टोटल खर्चा क्या? टारगेट सेलिंग प्राइस पता है 800, क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी। बस एक और किया हुआ रहना, एग्जाम में आ जाए मतलब ये लॉटरी आ गया। आई थिंक ये आएगा 1440, ये आएगा 720। करेक्ट है ना? यह है टोटल कॉस्ट। चलो ऐड करेंगे प्रॉफिट, सेल दिया हुआ है। देख तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या दिया हुआ था? 800, टारगेट का वाला चाहिए। टारगेट कॉस्ट भी 720 था जो मैंने अचीव कर लिया। प्रॉफिट आया भाई 80। टोटल में कितना आएगा? सेल वैल्यू 2 लाख इंटू 800 1600, और ये आएगा 160 बैलेंस। एकदम क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन। सो यह 7 में से 4 क्वेश्चन होता है डन, मात्र 3 क्वेश्चन बचता है, दैट्स इट। अब ये 3 क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़ा बेटर है। क्या है? क्या लिखा हुआ है? यू द मैनेजर ऑफ अ पेपर मिल एम लिमिटेड। आप एम लिमिटेड के मैनेजर हैं एंड हैव रिसेंटली कम अक्रॉस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेपर। इसी बीच में पेपर मिल का मालिक है, तो भाई एक पेपर दिखेगा तुम, विच इज बीइंग सोल्ड एट सब्सटैंशियली लोअर रेट बाय अनदर कंपनी देन द प्राइस चार्ज बाय आवर ओन मिल। यानी हम एक कंपनी का मालिक है, पेपर मिल का, हम देखा यार मेरा कॉम्पिटिटर बड़ा सस्ता में बेच रहा है और वो सस्ता में बेच रहा है, मेरे को भी सस्ता में बेचना पड़ेगा, तो मेरे से लेगा कोई कैसे? मेरा कॉम्पिटिटर कौन है? एबीसी लिमिटेड। द वैल्यू चेन फॉर 1 टन ऑफ सच पेपर ऑफ एबीसी लिमिटेड इज एज बिलो। अब कॉम्पिटिटर के बारे में बात कर रहा है, यहां पे एरो मिसिंग है। तुम लोग, एबीसी लिमिटेड सबसे पहले मर्चेंट को बेचता है, मर्चेंट प्रिंटर को बेचता है, प्रिंटर कस्टमर को बेचता है। ये मेरा कंपनी का नहीं है, ये एम लिमिटेड मेरा, ये कॉम्पिटिटर का है। एबीसी लिमिटेड सेल करता है दिस पर्टिकुलर पेपर टू द मर्चेंट एट द रेट ऑफ 1466 पर टन। एबीसी मर्चेंट को बेचा, कितना में बेचा? 1466 पर टन। एबीसी लिमिटेड पे करता है फॉर द फ्रेट वेट अमाउंट टू 30 पर टन। एबीसी लिमिटेड फ्रेट का भी खर्चा इनकर करता है, जिसमें लगता है 30 रुपया। 30 रुपया लगा। एवरेज रिटर्न एंड अलाउंसेस अमाउंट टू 4% ऑफ सेल। अब जितना मर्चेंट को बेचता है बोलता है 4% मर्चेंट वापस लौटा देता है, तो 4% ऑफ सेल है। सेलिंग प्राइस 1466 था, इसका 4% निकाले, कितना आएगा ये? 58.64 पर बोलता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 60 रुपया। अब क्वेश्चन में बोल दिया ना 60, तो हमको लेना पड़ेगा 60। तो यह बेच है 1466 पर मेरा कॉम्पिटिटर का 10 रुपया, सॉरी 30 रुपया फ्रेट का लगा, कॉम्पिटिटर का 60 रुपया वापस से रिटर्न भी हुआ। ठीक है, ये सब कॉम्पिटिटर का बात चला। नेक्स्ट, द वैल्यू चेन ऑफ योर कंपनी थ्रू विच द पेपर रीचेज द अल्टीमेट कस्टमर इज सिमिलर टू एबीसी लिमिटेड।
बोलता हमारा कंपनी भी जो कस्टमर को बेचता है वो भी वैल्यू चेन कुछ ऐसा ही है जो ऊपर में था। हालांकि योर मील डज नॉट सेल डायरेक्टली टू मर्चेंट, हम डायरेक्टली मर्चेंट को नहीं बेचता। द लेटर मतलब मर्चेंट रिसीविंग द पेपर फ्रॉम अ ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मेंटेन्ड बाय योर कंपनी एट हरियाणा। यानी पता है हमारे मील और मर्चेंट के बीच में एक और आ गया। कौन आ गया है? एक ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो पता है हमारे कंपनी का वैल्यू चेन कैसा रहेगा? एक सेकंड, एबीसी लिमिटेड का कुछ ऐसा था। एबीसी किसको बेचा? मर्चेंट। अब आगे क्या किया मेरे काम का नहीं है, हमको एबीसी से और मर्चेंट का बात चल रहा है। एबीसी जो हमारा कॉम्पिटिटर था ये बेचा 1466 में। फ्रेट लगा है 30 रुपया, और रिटर्न का वैल्यू कितना है? 60 रुपया पर यूनिट। ये कॉम्पिटिटर का था। अब हमारा जो कंपनी है, हमारी कंपनी का नाम क्या था? एम लिमिटेड। ये क्या करता है? जो मील है, जो पेपर मील है, वो डायरेक्टली मर्चेंट को नहीं बेचता। लेटर माने मर्चेंट को ये कहां से मिलता है? ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, जो मेरा कंपनी ही मेंटेन कर रहा है। तो यानी एक है पेपर मील, ये डायरेक्टली मर्चेंट को नहीं बेचा। ये पता है किसको बेचा होगा? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या कर रहा है? मर्चेंट को बेच रहा है। तो यहां का वैल्यू चेन कुछ ऐसा हो गया। ठीक है। शिपमेंट कॉस्ट फ्रॉम द मिल टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अमाउंट टू 11 रुपया पर टन। शिपमेंट कॉस्ट पेपर मिल से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक लगता है 11 रुपया पर टन। While the operating cost in the distribution center have been estimated at 25 रुपया। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को चलाने का खर्चा लगता है 25 रुपया पर टन। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को जब सेटअप किया गया तो रुपया तो इन्वेस्ट किए, रुपया इन्वेस्टमेंट किए तो उससे कुछ रिटर्न भी आना चाहिए। और रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करता है? 58 पर टन। तो इससे रिटर्न आना चाहिए 58 पर टन। ठीक है। और ध्यान देना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है ये भी मेंटेन कौन कर रहा है? हमारा कंपनी। तो हमारा कंपनी के हिस्से में कुछ ऐसा है, ये पूरा कंपनी है ना। हो गया क्वेश्चन खत्म। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मील का मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कॉस्ट। क्या निकालना है? जो पेपर मिल है इसको बनाने के लिए खर्चा क्या लगना चाहिए? इसको बनाने का, पेपर मिल के भी पॉइंट से सोचो भैया, पेपर मिल के लिए क्या लगना चाहिए कॉस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर फॉर योर कंपनी। यू मे अज्यूम दैट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड बाय योर कंपनी इक्वल्स टू 120 पर टन फॉर सच पेपर। और कमाना कितना है? 120 रुपया पर टन। रिटर्न माने प्रॉफिट। ठीक। निकालना है टारगेट कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होगा। किसका निकालना है? मील मैन्युफैक्चरिंग का, पूरे कंपनी का नहीं निकालना, खाली पेपर मील का निकालना है। ठीक है। कैसे करें? सबसे पहले देखो शुरुआत करना पड़ेगा टारगेट सेलिंग प्राइस से। टारगेट सेलिंग प्राइस क्या लेंगे? जो भैया हमारा कॉम्पिटिटर दिया वही हमको बेचना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर देख कितना में देता था? 1466। टारगेट सेलिंग प्राइस 1466। ठीक है। पर ध्यान दिया, हमारा कॉम्पिटिटर का 2 खर्चा लग रहा था। मर्चेंट तक डायरेक्टली भेजने का कॉम्पिटिटर का 2 लग रहा था। मेरा तो ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं किया। कोई जिक्र नहीं किया, मतलब ये खर्चा खाली कॉम्पिटिटर का है। मेरे बारे में नहीं बोला, मतलब मेरा नहीं लगा। और कुछ देर पहले याद है हम लोग ने एक नोट डिस्कस किया था कि यार मान लो कोई स्पेशल कॉस्ट इज इनकर्ड ओनली बाय कॉम्पिटिटर बट नॉट बाय आवर कंपनी, देन वी शुड रिड्यूस सच कॉस्ट। भाई ये खर्चा अगर खाली कॉम्पिटिटर का लग रहा है, मेरा लग ही नहीं रहा है, तो मेरा को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग माइनस करेंगे वो कॉस्ट जो खाली कॉम्पिटिटर का कॉस्ट है। एक फ्रेट 30 रुपया, एक रिटर्न 60 रुपया। तो और माइनस करके देखेंगे तो कितना आने वाला है ये? ठीक, ऐसे लिखना चाहिए। वैसे कॉम्पिटिटर का सेलिंग प्राइस माइनस कॉम्पिटिटर का स्पेशल कॉस्ट, तब पता चलेगा मेरा टारगेट सेलिंग प्राइस।
बोलो मानते हो या नहीं? तो एकदम क्लैरिटी रहेगा। ठीक है, अब मेरा टारगेट सेलिंग प्राइस आ गया 1376 और मेरा टारगेट प्रॉफिट कितना कमाना था? 120। तो मेरा टारगेट कॉस्ट कितना आ जाएगा? 1256। बोलो आया? ये आया हमारे कंपनी का टारगेट कॉस्ट। तुम बोले कंपनी का क्यों आया? कंपनी का आया, बोले क्यों आया? देख, ये जो 1466 बेचता था तो मर्चेंट तक का सेलिंग प्राइस था ना, तो मर्चेंट को ही मुझे बेचना है 1376 में, मर्चेंट को बेचना है 1376 में, तो मर्चेंट में तो दोनों कॉस्ट मिलके प्रॉफिट जुड़ के तो दिखेगा। अब माइनस करना है टारगेट प्रॉफिट 120, तो जो टारगेट कॉस्ट है वो तो पूरे के पूरे का आया, क्योंकि अभी तक तो मर्चेंट का बात चल रहा था। ठीक है ना, मार्केट को इतना में बेचना है, मर्चेंट को बेच के इतना कमाना है, तो मेरा टारगेट कॉस्ट क्या आना चाहिए? 1256। ठीक, पर मेरे को पता है ये जो कॉस्ट है वो तो दोनों का मिलाकर आ गया, हमको दोनों का मिलाकर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पेपर मिल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या लगेगा। तो 1256 में जो पेपर मिल के बाद का खर्चा लगा माइनस कर दे, तो क्या मिलेगा? पेपर मिल का कॉस्ट है नहीं। अब टारगेट कॉस्ट में क्या लगेगा? ये जो भेज रहा है वो भी तो खर्चा ही है, ये मेंटेन करने का भी तो खर्चा है, जब इन्वेस्ट किया गया, मान लो किसी से लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट देना है, वो भी तो मेरा खर्चा ही है। तो सब माइनस करेंगे मील के बाद का खर्चा, तो पता चलेगा ना मील में खर्चा क्या लगना चाहिए। तो माइनस क्या करेंगे? पोस्ट मील मैन्युफैक्चर, पोस्ट मील कॉस्ट, या निकालना है मील में मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट, तो मील से निकल जाए उसके बाद खर्चा क्या लगा, तो मील से निकलने के बाद खर्चा फ्रेट लगेगा 11, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगा 25 और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का आरओआई लगेगा 58। एक बार माइनस करके देखिए क्या हो जाएगा? 1162, यानी इतना मुझे मेरा टारगेट मील का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया। सो क्वेश्चन वाज वेरी इजी, बस एक बार किया हुआ रहे ना तो आराम से हो जाएगा। डन है, परफेक्ट। अब आता है मेरा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन है, वेरिएबल कॉस्ट में 0.06 नहीं है। पढ़े क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? एबीसी एंटरप्राइजेज हैज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट बजट फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट ईयर एज बिलो। अगले साल का एक ड्राफ्ट बजट बनाया है हमारे एक प्रोडक्ट के लिए। 10,000 यूनिट बेचेंगे, सेलिंग प्राइस रहेगा 300। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल 80 रुपया, ये सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट में 3, मटेरियल 80 रुपया, लेबर 2 घंटा काम करेगा, एट द रेट 30 देंगे। वेरिएबल ओवरहेड भी 2 घंटा रहेगा। पता है क्यों? ये दोनों आर सेम रहेगा हमेशा। बोले क्यों? कि ओवरहेड का ये जो रेट होता है ना, इसे कहते हैं ओआरआर, ओवरहेड रिकवरी रेट। और ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते कैसे? ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक बेस, और बेस में आइदर लेबर आर या मशीन आर होता है, कुछ ना बोले तो लेबर आर रहता है। यानी लेबर जब 2 घंटा काम करेगा तो लेबर का वेज रेट है 30 पर आवर, लेबर को देंगे 30 के रेट में, वेजेस 60 रुपया लगा। जैसे लेबर ने 2 घंटा काम किया, ओवरहेड का रेट है 5 रुपया पर आवर, तो ओवरहेड लगेगा 2 × 5 10 रुपया। यानी ये आर हमेशा सेम रहेगा। ये रेट वर्कर का रेट है, ये रेट ओवरहेड का रेट है। आज जैसे सेलिंग प्राइस में माइनस की वेरिएबल कॉस्ट, मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिला है, तो मेरा बजटेड कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? एक यूनिट का 150, 10,000 का 10,000 × 150। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेगा, क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डिससैटिस्फाइड विद द बजट। इतना कहानी क्या बोलते हैं, खुश नहीं है ये भगवान। एंड आस्क वर्किंग पार्टी टू कम विद ऑल्टरनेट बजट विद हायर टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। बोलता भाई ये प्रॉफिट 1 लाख में उसको मजा नहीं आ रहा है। द वर्किंग पार्टी रिपोर्ट बैक विद द फॉलोइंग सजेशन दैट विल लीड टू बजटेड प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। बोलता है प्रॉफिट 2,50,000 हो जाएगा, 1 लाख की जगह 2,50,000 होगा प्रॉफिट, पर इसके लिए कंपनी को स्पेंड करना पड़ेगा 2,46,000 ऑन एडवर्टीजमेंट। अब ये मेरा खर्चा टोटल में दिया है, टोटल में दिया मतलब पक्का फिक्स कॉस्ट है, तो जो 14 लाख रुपया सोचा गया था वो 14 लाख नहीं, 14 लाख प्लस 2,46,000 1646 होगा। यानी इन शॉर्ट मुझे लग रहा है उल्टा चलना है। प्रॉफिट पता है, फिक्स्ड कॉस्ट पता है, मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कितना आएगा? 1646 माइनस 250 होगा, है ना?
कंट्रीब्यूशन में माइनस करते फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट है, उल्टा चलेंगे प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1896 शायद, ठीक है। और आगे सेट करता है टारगेट सेलिंग प्राइस टू 316.75 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस हो गया 316.75 पर यूनिट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेल वॉल्यूम विल आल्सो राइज इन स्पाइट ऑफ द प्राइस राइज टू 12,000 यूनिट। क्वांटिटी 10,000 नहीं, क्या हो जाएगा 12,000 यूनिट्स। In order to achieve the extra production capacity, however, the workforce must be able to reduce the time taken to make each unit. यानी हर एक यूनिट को बनाने में जो 2 घंटा लग रहा था ना, उतना वो कम करना पड़ेगा, तभी तुम कमा पाओगे। यानी 2 घंटा नहीं, कुछ घंटा अलग हुआ। It is proposed to offer a pay and productivity deal in which wage rate per hour is increased to 40. Wage rate per hour जो 30 था, वो 30 की जगह 40 हो जाएगा। The hourly rate for variable overhead will be unaffected. वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट पर आ रहा है वो अनअफेक्टेड रहेगा, यानी 5 ही रहेगा। करना क्या है, असर्टेन करना है टारगेट लेबर टाइम। हम बोला ना लेबर आर चेंज हो जाएगा क्वेश्चन में, तो मुझे लेबर का आर एस्टिमेट करना है ताकि हम प्रॉफिट कमा पाए। तो मुझे ये घंटा निकालना है, हर एक यूनिट में क्या लगेगा। तो सिंस क्वेश्चन में नहीं पता, जीवन में अटक गए, इस घंटे को क्या मान लेंगे एक्स। सिंपल है। तो सरल भाषा में सेलिंग प्राइस तो ये ही रह जाएगा, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट के बारे में कुछ नहीं बोला, सेम रह जाएगा। घंटा निकालना है मान लिए एक्स, तो 40 रुपया पर आर देना, एक्स आर में 40x, ये भी एक्स आर बनेगा। 1 घंटे का 5 है तो 5x। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, इंटू यूनिट कर देंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, ये इसके बराबर होना चाहिए। सॉल्व करके एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे मिलेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस करेंगे सारा वेरिएबल कॉस्ट 80, 40x और 5x, तो 80 प्लस 45x लिख देते हैं। 80 लगा प्लस 45x, ऐसे लिखेंगे ना, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यह है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है 12,000, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, जो किसके बराबर होना चाहिए 1896। अब ये इंटू 12,000 ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ब्रैकेट भी खोल दे यहां पर, 316.75 माइनस 80 माइनस 45x, ये नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा 158। सॉल्व करना है, माइनस 45x को इधर भेज दे, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये आएगा शायद 78.75 इज इक्वल टू 45x, x कितना मिल जाएगा 1.75। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी कोई डिफिकल्ट वाला बात नहीं था, ठीक था, बस एक एक बार किया हुआ रहे ना तो आराम से हो जाएगा। डन। चलो करते हैं हमारे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, उसी के साथ हमारे चैप्टर का क्विक रिवीजन मैराथन होता है खत्म। क्विक क्या, पूरा डिटेल मैराथन होता है खत्म। चलो अब ये क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, एस लिमिटेड हैज सेल ऑफ 2 लाख यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 100 रुपया पर यूनिट, ठीक है, एंड प्रॉफिट कमाएंगे 70 लाख इन द करेंट ईयर। ये पूरा में दिया है, ये पर यूनिट दिया है, ठीक है। यानी अगर आज के दिन का देखे 2 लाख यूनिट बेचता है एट अ प्राइस ऑफ 100 रुपया पर यूनिट। अब देखो कभी भी इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना, तो छोटा मोटा कैलकुलेशन हमेशा करते चलना चाहिए, तो क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर लास्ट में सोचे चलो खोजे तो पगला जाएगा। जब पता है बेचे 2 लाख यूनिट है एट द रेट 100 रुपया पर यूनिट, तो सेल वैल्यू तो आएगा ही आएगा। तो 2 लाख इंटू 100 कितना मिल जाएगा 200 लाख, है या नहीं। प्रॉफिट है 70 लाख, तो मेरा कॉस्ट आया है 130 लाख। ये तक यहां तक तो दिख ही रहा था। अब आगे होता है ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन नेक्स्ट ईयर द कंपनी हैज टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एट द रेट 3% टू अचीव सेम वॉल्यूम ऑफ सेल।
यानी वही 2 लाख यूनिट को बेचने के लिए अगले साल इसे अपना सेलिंग प्राइस 3% कम करना पड़ेगा, यानी 100 की जगह 97 करना पड़ेगा। तो अगले साल सेल वैल्यू क्या आएगा, 2 लाख इंटू 97, यह आएगा 194 लाख। टारगेट में 194 लाख। ठीक। अब ऑब्वियस है सेलिंग प्राइस कम हो तो प्रॉफिट तो सेम रहेगा नहीं, पर खर्चा के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम लोग मान सकते हैं वो 2 लाख यूनिट पहले भी बेचे, 2 लाख यूनिट अभी बेचे, तो खर्चा के बारे में कुछ ना बोले तो रहेगा सेम। सेम रहेगा मतलब 130 ही रह जाएगा, तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा कितना आएगा 64, यानी प्रॉफिट 70 है वो 64 है। ठीक है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर इज गिवन बिलो। और बाई चांस कॉस्ट सेम रह जाए तो, पर यहां पे मेरे को टारगेट कॉस्ट ही निकालने बोला, यानी कॉस्ट निकालना है टू अचीव सेम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को सेम रखना पड़ेगा 70, तो कॉस्ट कितना आएगा 124, यानी कितने कॉस्ट को कम करना पड़ेगा 6 लाख। ठीक है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर इज गिवन बिलो। मेरा डायरेक्ट मटेरियल आज के दिन लगाया 50 लाख, डायरेक्ट वेजेस लगाया 40 लाख, वेरिएबल ओवरहेड है 15 लाख, फिक्स्ड ओवरहेड है 25 लाख, कुल मिला के खर्चा लगा 130। देख खर्चा 130 था ना, था आज के दिन का दिया हुआ है करंट ईयर। टू अचीव द टारगेट कॉस्ट टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट, क्लियरली बोल दिया प्रॉफिट सेम रखना है भाई, तेरा सेल कम हो रहा है पर प्रॉफिट उतना ही रखना है, कॉस्ट को कम कर दे। तो सीधा सीधा बात है ना, सेल कम हुआ है 6 लाख, प्रॉफिट सेम रखना है तो कॉस्ट भी कम करना पड़ेगा 6 लाख। अब मेरा कंपनी इवैल्यूएट कर रहा है प्रपोजल टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। अब मेरे को निकालना है क्या क्या स्टेप ले रहा है, इससे 6 लाख रुपया कम हो रहा है ना, क्या क्या सेविंग्स होने वाला है देखेंगे, कितना एडिशनल कॉस्ट लगेगा देखेंगे, फिर देखेंगे मेरा सेविंग्स नेट में 6 लाख रुपया हो गया ना। A vendor supplying the machine suitably for company's operation has offered an advanced technology semi-automatic machine of 10 lakh. एक नया मशीन लेके आने वाला 10 लाख का, एज रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन वर्थ ₹3 लाख। पुराना मशीन 3 लाख का था, अब इसकी जगह नया मशीन 10 लाख का देगा। द वेंडर इज अग्रीएबल टू टेक बैक द ओल्ड मशीन फॉर ₹1 लाख ओनली। तो पुराना मशीन का वैल्यू 3 लाख है, अब अगर नया मशीन लेकर आया तो पुराने वाले को बेचना पड़ेगा और बेच के 1 लाख रुपए मिलेगा, तो 3 लाख की चीज को 1 लाख में बेचे, नुकसान हो गया, कितने का हुआ 2 लाख। तो मेरा पहला बात नुकसान हो रहा है, लॉस ऑन सेल 2 लाख का। मेरा कंपनी का पॉलिसी इज टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% ऑन WDV। अब मेरा नया मशीन के आने की वजह से मेरा डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा। सोच पुराना मशीन ही रहता ना तो 3 लाख का 15% निकालते, पर अब नया मशीन 10 लाख का आ गया तो मेरा डेप्रिसिएशन 10 लाख का 15% आएगा। तो देखो तो मेरा 10 लाख का 15% डेप्रिसिएशन क्या होगा 1.5, पर वही बेचारा पुराना चल रहा होता तो 3 लाख का 15% निकालते हैं 0.45, यानी पता है मेरा डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या है, कॉस्ट ही तो है, कॉस्ट बढ़ जाएगा तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना इंक्रीज होगा 1.5 माइनस 0.45 1.05। मेरा मेंटेनेंस चार्ज ऑफ एक्जिस्टिंग मशीन 1 लाख रुपया लगता था, वेयर देयर विल बी वारंटी और सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट इन न्यू मशीन। पुराना मशीन चलाते 1 लाख रुपया लगता, पर नया मशीन में भैया फ्री वारंटी है तो 1 लाख रुपया पुराना मशीन में बचत हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन बच जाएगा 1 लाख। बोलता है 7 सुपरवाइजर है जिनका सैलरी 1,50,000 रुपया पर एनम रखता था। ठीक है। मेरा नया मशीन हैविंग कन्वेयर बेल्ट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन, तो आगे करना क्या इसका कुछ तो बताया नहीं, ठीक है दिया हुआ है कुछ। मेरा नया मशीन हैविंग कन्वेयर बेल्ट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन कॉस्ट कटिंग मेजर। कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कम होगा यानी सेविंग्स है। क्या क्या सेविंग्स हो रहा है, पहला बोलता है वर्कर का प्रोडक्टिविटी 10% इंप्रूव होगा। अभी एक बात ढंग का है, मान लो पहले वर्कर का एफिशिएंसी 100% था,
अब 100 की जगह बढ़कर 110% हो जाएगा। ठीक है, तो पहले था 100%, यानी जो 40 लाख रुपया देते थे पहले वेजेस, कब? जब 100% एफिशिएंसी था। 40 लाख देते थे 100% एफिशिएंसी के लिए। 100% एफिशिएंसी यानी 2 लाख यूनिट को बनाने के लिए दिए। अब बोलता है वर्कर का एफिशिएंसी 10% बढ़ जाएगा। वर्कर का एफिशिएंसी 10% बढ़ जाएगा, इसका मतलब जो 2 लाख यूनिट बनाता था, अब वो 2 लाख यूनिट नहीं, वो पता है कितना यूनिट बनाने लग जाएगा? 10% ज्यादा। रुपया उतना ही लगेगा पर 10% यूनिट ज्यादा बन जाएगा। ज्यादा बन जाएगा मतलब 2 लाख की जगह 2,20,000 बन जाएगा, पर बनाना तो 2 लाख यूनिट ही था। तो 40 लाख लगता है 2,20,000 के लिए, तो 2 लाख के लिए क्या लगेगा? मुझे मिल नहीं जाएगा। तो देख, 40 लाख 2 लाख के लिए था, तो 2 लाख के लिए 40 लाख ही लगा था, पर यहां पे 40 लाख 2,20,000 के लिए लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 36.36। तो ये तो देखो तुम लोगों को समझाने के लिए ऐसे लिखा, पर अदरवाइज हम लोग हमेशा सोचते हैं पहले एफिशिएंसी 100% था, 10% बढ़कर 110% हुआ, तो जितना भी मेरा खर्चा था, अब नया खर्चा 40 डिवाइड बाय 110% हो जाएगा। सीधा सीधा बात। मान लो एफिशिएंसी 10% गिरता तो क्या करते? 100 में से 10% कम होकर 90 हुआ, तो मेरा खर्चा 40 डिवाइड बाय 90% हो जाता। तुम लोग बोले यार आप ये यहां पर यही काम किए थे, सेम काम किए थे। देख, 40 2 लाख के लिए था, तो 2 लाख के लिए 40 ही लगा। अब ये 40 2,20,000 के लिए था, पर हमको तो 2 लाख यूनिट बनाना है, तो 36.36। एक बार 40 डिवाइड बाय 110% करके देखो क्या आएगा? 36.36। तो जब भी लेबर का प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ता है, हमेशा पहले वाले को मानेंगे 100%, अगला वाला बनेगा 110%। तो 40 100% के लिए था, अब 40 110% के लिए है। तो हम लोग का सेविंग्स कितना आने वाला है लेबर कॉस्ट में? पहले 40 था, ऐसे लिख चाहो तो लिख सकते हैं 100% के लिए, अब 40 लग रहा है 110%। ये सेविंग्स कितना आ जाएगा? 3.64। मेरा अगला, मटेरियल का वेस्टेज विल बी कट डाउन बाय 5%। तो मेरा मटेरियल का कॉस्ट कितना है? 50, वेस्टेज 5% कम हो जाएगा, सेविंग्स हुआ। तो मटेरियल में सेविंग्स कितना आएगा? 50 का 5%, 2.5। अब आगे बोलता है एलिमिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ सुपरवाइजर होगा बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक फैसिलिटी ऑफ मशीन। सुपरवाइजर भी कुछ एलिमिनेट होंगे, तो सुपरवाइजर भी एलिमिनेट होंगे, पर क्वेश्चन में निकालना है कितने सुपरवाइजर को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट तो होंगे, कितने को निकालना वो निकालेंगे। अगला, पैकेजिंग कॉस्ट में सेविंग्स हो जाएगा 1 लाख। पैकेजिंग कॉस्ट में सेविंग्स हो जाएगा 1 लाख। अब आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% लगेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो नया रुपया लेकर आए उस पर 15% देगा। मान लो एग्जांपल नया रुपया लोन के द्वारा लेकर आए, तो नया रुपया ला क्यों रहे हैं? ज्यादा नया मशीन को खरीदना था 10 लाख का, तो 10 लाख रुपया आएगा कहां से? लोन लेके तो आएगा। तो 10 लाख रुपए का लोन आया जिसपे 15% देना पड़ जाएगा इंटरेस्ट, तो ये मेरा एडिशनल कॉस्ट हुआ ना। 10 लाख का 15% कितना आ जाएगा? 1.5। तो जरा देखिए मेरा सेविंग्स कितना रहा, देखिए कॉस्ट कितना रहा। सेविंग्स कितना आने वाला है? 8.14। मेरा कॉस्ट कितना लगने वाला है? 4.55। तो मेरा नेट में पता है सेविंग्स आएगा 8.14 का सेविंग्स, कॉस्ट लगा 4.55, कितना आ जाएगा ये? 3.5। मेरा नेट में सेविंग्स आया 3.59 पर। वेट मुझको नेट में सेविंग्स करना कितना था? 6 लाख। टारगेट में सेविंग्स था 6 लाख पर मैंने किया 3.59, तो और एडिशनल सेविंग्स करना पड़ेगा। एडिशनल सेविंग्स रिक्वायर्ड 6 लाख माइनस 3.59 कितना आएगा? 3.41 लाख। और बताइए सेविंग्स कहां से आएगा? कहां से आएगा? याद कर लिखा था सुपरवाइजर को एलिमिनेट करना, निकालना कितने सुपरवाइजर को हटाए। देखो तो हर सुपरवाइजर को कितना देते थे? सुपरवाइजर का सैलरी कितना था? 1.5 लाख पर एनम। हर एक को देते हैं 1.5 लाख रुपया। मुझे 2.41 लाख कम से कम बचाना है, तो कितने सुपरवाइजर को हटाना पड़ेगा? 2,41,000 बचाना है।
हर एक को देते हैं 1,50,000। कितने सुपरवाइजर को हटाएंगे? 1.61। इतने तो हो नहीं सकता, इधर एक हटेगा या 2। कितने को हटाएंगे? 2 को। डन। वेरी नाइस क्वेश्चन। आई थिंक चैप्टर का एकमात्र जेन्युइनली ढंग का क्वेश्चन। डन। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर का वेरी डिटेल्ड मैराथन बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ होता है खत्म।